सिवान जो अलग अलग कारणों से चर्चित रहा है, कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से तो कभी शहाबुद्दीन के नाम से। आज हम सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी के साथ हैं। देखिए, हम पहले राजनीति में नहीं थे, लेकिन सिवान गुलाम हो गया। पूर्व सांसद जिनका आप नाम लिए शहाबुद्दीन साहब यहाँ से एमएलए हो गए। रोज माँ बहनों का सुहाग उजड़ रहा था, बहनों की कलाई सुनी हो रही थी। ये चलते चलते बात करते हैं, थोड़ा आपका गांव घर भी हम देखते हैं और अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हमने घोषणा कर दिया कि ठीक है, हम चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे। शहाबुद्दीन साहब का भी फ़ोन आया मेरे पास कि तुम चेयरमैन का चुनाव लड़ोगे। हमने हाँ, चुनाव लड़ेंगे। तो इसका परिणाम समझ रहे हो, हमें मौत से ज़्यादा नहीं ना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। पत्नी को फ़ोन किया कि क्यों विधवा होने पर तुली हुई हो, तुम उसको मना करो। पत्नी ने कहा कि मर्द मर्द से बात करता है, आप ही उन्हीं से बात कर लीजिए। हम आपसे पूछना चाहेंगे रुपेश भाई कि कोई भी औरत अपने सुहाग के लिए वोट तो वोट है, प्राण दे सकती है। हार कर जैसे निकल रहे थे कलेक्ट्रेट पे, उन्होंने हमको पकड़ा और कहा कि रे साला, तुमको मना किया था, चुनाव क्यों लड़ा। उन्होंने रिवाल्वर निकाल कर मेरे कनपट्टी पर सटा दिया। हमें मार दीजिए, कौन जीने आया है। उन्होंने हमको मार करके मरा हुआ समझ कर चले गए। जब होश आया तो मैंने कहा, इस घटना से न मैं भयभीत हूँ न लज्जित हूँ। आज सिवान की जनता के समक्ष संकल्प लेता हूँ कि जब तक शहाबुद्दीन की सांसाई छोड़ाएंगे नहीं, तब तक हमारी पत्नी सिंदूर नहीं लगाएगी और मंगलसूत्र नहीं पहनेगी। बहुत बड़ी बात आपने कहा। 2009 में विजयश्री को आप प्राप्त होते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार पहली बार लोकसभा में जाते हैं। उसके बाद आप बीजेपी में चले जाते हैं। हाँ, बीजेपी में जाने का थोड़ा सफर बताइए। वोट एक महत्वपूर्ण पर्व होता है। वोट जो आदमी को दिया जाता है, जो जाए तो उसका काम करे, दुख सुख का साथी बने। नमस्कार, इस वक्त हम बिहार के सिवान जिले में हैं। सिवान जो अलग अलग कारणों से चर्चित रहा है, कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से तो कभी शहाबुद्दीन के नाम से। आज हम सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी के साथ हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। रुपेश जी, आपके भी, आपकी पूरे टीम को, आपके दर्शकों को मेरी तरफ से आज छठ की हार्दिक शुभकामना है। उनके घर में उन्नति प्रगति हो, ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता चला कि पूर्व सांसद महोदय अपने निवास स्थल पे हैं, तो आज हम इनके निवास स्थल पे हैं। सिवान जिला में लहेजी गांव है, लहेजी में ही हैं। तो आपसे बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे चैनल के लोगों को आप ये बताइए, अपने शुरुआती राजनीतिक सफ़र के बारे में बताइए। देखिए, हम पहले राजनीति में नहीं थे, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आई कि मुझे राजनीति में आना पड़ा। हम गोंडा में रेलवे में नौकरी करते थे और हमारे ससुर को 2 लड़की थी, एक लड़का, उनको लड़का नहीं था जी। दोनों लड़की की शादी हमारे घर में हुई है। बड़े लड़के की शादी हमसे हुई है और मेरे छोटे भाई से, मैंने साली की शादी हमारे छोटे भाई से हुई है। उन्होंने ले जाकर मुझे रेलवे में नौकरी लगा दिए। फिर हमने अपने पत्नी से कहा कि यह काम हम नहीं करेंगे। ब्लू रंग का हाफ पैंट और ब्लू रंग का हाफ शर्ट पहन कर 8 दिन हमको काम करना पड़ता था। तो मेरी पत्नी ने कहा क्या कीजिएगा, तो हम कहे कि अमरावती महाराष्ट्र से हम बीपीएड करके आएंगे, हम पता किए हैं, तो किसी फिजिकल टीचर में हमारा हो जाएगा। तो हम दाढ़ी बाबा हाई स्कूल में आए और पढ़ाने लगे, वहाँ से ट्रेनिंग करके आए। तो लेकिन सिवान गुलाम हो गया। पूर्व सांसद जिनका आप नाम लिए शहाबुद्दीन साहब यहाँ से एमएलए हो गए और सिवान को उनको अपने खून और पसीना से सींचना चाहिए था। तो यहाँ रोज़ रक्त रंजित करने का काम उनके लोग कर रहे थे। रोज़ माँ बहनों का सुहाग उजड़ रहा था, बहनों की कलाई सुनी हो रही थी, बच्चे अनाथ बन रहे थे। तो मेरी मन में आया कि पढ़ा लिखा समाज अगर आगे नहीं आएगा, इस जुल्म का विरोध नहीं करेगा, तो आगे कौन करेगा। तो हम आए, अपने पिताजी से आशीर्वाद लिए और फिर सिवान में जा कर के उनका विरोध शुरू कर दिए। आइए चलते चलते बात करते हैं, थोड़ा आपका गांव घर भी हम देखते हैं और अपने दर्शकों को दिखाते हैं। पहले में और अब में कितना बदल गया है सिवान। जब आपने चुनाव लड़ा, संघर्ष किया, पूरा देश ने आपको देखा, बिहार सिवान ही नहीं पूरे देश ने आपको देखा कि आप कितने संघर्षों से
लोकसभा तक पहुँचे? आपने जिनका पहले नाम लिए राजेंद्र बाबू, हमारे देश के ही नहीं दुनिया में अपने व्यक्तित्व कृतित्व से, अपने सादगी और शालीनता से, अपने तेजस्वी पठन पाठन से सिवान का नाम रोशन किए। वीर शहीद उमाकांत सिंह जो स्मारक लगा है सचिवालय के पास, उन्होंने शहादत देना कबूल किया लेकिन तिरंगा को झुकने नहीं दिया। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मौलाना मोइनुल हक साहब अपना सब कुछ राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। आज जो आप देख रहे हैं सदाकत आश्रम उन्हीं का दिया हुआ ज़मीन है। और महाभारत के द्रोणाचार्य दून के रहने वाले थे, आज उनकी टीला है। ऐसे विभूतियों का सिवान अपराध के कुकृत से कलंकित अपमानित हो रहा था। फिर हमने उन लोगों का विरोध शुरू किया और परिणाम हुआ कि सबसे पहले तो हमने यहाँ इस पंचायत से मुखिया का निर्वाचन हम निर्वाचित हुए, मुखिया का चुनाव लड़े। फिर जिला परिषद का भी चुनाव लड़े। काफ़ी रूट लेवल से आप ऊपर गए। हाँ, हमारे बड़े बाबूजी मुखिया हुआ करते थे और उन्होंने कहा कि सब काम आप ही देख रहे हैं तो आप ही मुखिया जाइए लड़िए। उनका वो उम्र हो गया था 85 वर्ष। तो हमको मुखिया का नामांकन करने जब गए तो वहाँ साहबुद्दीन साहब का बहुत बड़ा शूटर मुन्ना खां, जो इस दुनिया में अब नहीं है, उसके खिलाफ कोई आवेदन नहीं दे रहा था। तो लोगों ने कहा कि आप जिला परिषद लड़िए ना, हम लोग आपको वोट देंगे। फिर हम जिला परिषद भी लड़े। जिला परिषद लड़ने के बाद दोनों हम निर्वाचित हो गए, मुखिया और जिला परिषद। मुखिया का रिजाइन कर दिए और जिला परिषद रखे। फिर आरजेडी के लोग ही हमारे पास आ करके, उस समय सांसद हुआ करते थे साहबुद्दीन साहब, विदेश में थे, इन लोगों ने कहा कि आप चेयरमैन का चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। हमने घोषणा कर दिया कि ठीक है, हम चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे। और परिणाम ये हुआ कि साहबुद्दीन साहब का भी फ़ोन आया मेरे पास कि तुम चेयरमैन का चुनाव लड़ोगे? हम हाँ, चुनाव लड़ेंगे। तो इसका परिणाम समझ रहे हो, हमें मौत से ज़्यादा नहीं ना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। पत्नी को फ़ोन किया कि क्यों, विधवा होने पर तुली हुई हो, तुम उसको मना करो। पत्नी ने कहा कि मर्द मर्द से बात करता है, आप ही उन्हीं से बात कर लीजिए। फिर हम चुनाव लड़े। उन्होंने, हमारे राजनीतिक गुरु हैं विजय शंकर दुबे, उनको चुनौती दिया कि 5 जिला पार्षद विजय शंकर दुबे दिखा दें, हम अध्यक्ष पद देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने सारे जिला पार्षद जो महिलाएं थी उनके पति को ला करके होटल इंटरनेशनल में बंधक बना लिए और कहे कि जाइए वोट देकर आइएगा तो अपने पति के लेकर जाइएगा। हम आपसे पूछना चाहेंगे रुपेश भाई कि कोई भी औरत अपने सुहाग के लिए, वोट तो वोट है, प्राण दे सकती है जी। हम चुनाव हार गए। इसी हिंदुस्तान में महिलाएं सती हुई हैं। हाँ, सती हुई है। तो हम चुनाव हार गए। हार कर जैसे निकल रहे थे कलेक्ट्रेट पे, उन्होंने हमको पकड़ा और कहा कि रे साला, तुमको मना किया था, चुनाव क्यों लड़ा? हम कहे कि देखिए, मर्यादित भाषा का प्रयोग कीजिए, हमने लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, मैंने चुनाव लड़ा। उन्होंने रिवाल्वर निकाल कर मेरे कनपट्टी पर सटा दिया। हम कहे मार दीजिए, कौन जीने आया है। लेकिन हमने कोई गलती नहीं किया है कि हम माफ़ी मांगें। उनका मकसद था कि मेरा पैर पकड़ कर गिलगिलाए और निहोरापाती करे कि हमको छोड़ दीजिए। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने हमको मार करके मरा हुआ समझ कर चले गए। जब होश आया तो मैंने कहा, इस घटना से न मैं भयभीत हूँ न लज्जित हूँ। आज सिवान की जनता के समक्ष संकल्प लेता हूँ कि जब तक साहबुद्दीन की शानशाही छुड़ाएंगे नहीं, तब तक हमारी पत्नी सिंदूर नहीं लगाएगी और मंगलसूत्र नहीं पहनेगी। बहुत बड़ी बात आपने कहा कि उस समय आपने प्रण लिया कि जब तक आप इनको हराएंगे नहीं, तब तक आपकी श्रीमती जी हैं जो सिंदूर नहीं लगाएंगी, मंगलसूत्र नहीं पहनेंगी। जी जी जी, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा त्याग था। अच्छा, ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना हो गई आपके साथ, जी। प्रशासन कहाँ था? प्रशासन मुख्य दर्शक था। प्रशासन लालू यादव की गिरफ्त में क्या था। ये जंगल राज वाला समय था क्या? एकदम जंगल राज का, माने जंगल राज का
माने भयावह माहौल था। ये मवेशी आप ही पाले हैं? हाँ, हम लोग पाले हैं और सेवा करते हैं? सेवा करते हैं, चलिए, इन लोगों का देखभाल आप करते देख सकते हैं कि हम इनके घर पे हैं और ये घर वाला माहौल है, कोई बनावटीपन नहीं है इसमें। जो है बहुत ही सहज व्यक्ति हैं और सहज रहते हैं, कोई नेता वाला गेटअप भी नहीं है, आम आदमी हैं। आम आदमी से बहुत सहजता से मिल जाते हैं और काफ़ी सहज व्यक्ति हैं और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इतना संघर्ष लड़ने के बाद इनको पूरा देश जानता है। इतना संघर्ष के बाद फिर भी आज ये अपने ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। चलिए फिर हमने आपको टोका, फिर कहानी पे आते हैं। उसके बाद क्या हुआ? हम घर गए, पत्नी से कहा कि शहीद की औरत विधवा नहीं होती है, तुम सिंदूर पोंछ दो और मंगलसूत्र उतार दो। अगर इस लड़ाई में हम मारा गए तो तुम अपने आप को सुहागन समझना। हमारे बगल के सांसद हुआ करते थे प्रभुनाथ सिंह जी, उन्होंने 2004 में ले करके गए, हमको नीतीश कुमार से मुलाकात कराए जी। और कहे कि यही लड़का 7 दिन का टक्कर दे सकता है। तो 2004 में नीतीश कुमार ने जो दिवस से हमको सिंबल दिया, हम चुनाव लड़े। जब चुनाव लड़े उस समय महाराजगंज और लोकसभा दो अलग अलग था, परिसीमन बदला फिर जो और जब चुनाव लड़े जी तो हमको 2,73,000 वोट आया। अब ये हार करके जैसे हम अपने घर जाते हैं, तब तक हमारे घर पर AK-47 से 9 मोटरसाइकिल से 18 आदमी को भेज करके जी पूरा उन्होंने हमको डरवाने का काम किया और हालात ऐसा बना दिए कि हम जिसको प्रणाम कर देते थे सिवान में, वो पिटा जाता था। जिस दुकान से कोलगेट साबुन खरीद लेते थे, दुकान को बंद करा दिया जाता था। तो हम सोचे कि अपने आदमी को काहे के लिए आफत विपत में डालें। हम कभी पटना जाते थे तो छपरा में कोलगेट साबुन ले लेते थे, कभी गोरखपुर जाते थे तो मैरवा में कोलगेट साबुन ले लेते थे। लेकिन हमारे घर से कोई चाय पी कर जाता था, उसकी हत्या हो जाती थी। जैसे हरेंद्र भगत एक मुखिया थे बेचारे, वो हमको मदद किए थे। हमने कहा कि मुखिया जी अभी आप इस तरह भयभीत माहौल में इस तरह अकेले मत घूमिए। उन्होंने कहा कि हम तो संत हो गए हैं, हमको कौन मारेगा। SDO गेट के सामने जाते जाते उनकी हत्या हो जाती है। लेकिन 3 महीना में मेरे 72 लोगों की हत्या साहबदीन के गुरुओं द्वारा हुआ। लेकिन हम हताश और निराश नहीं हुए, बल्कि मुसाफिर यादव की हत्या हुई तो उनकी पत्नी ने कहा कि बाबू हमने तो अभी सुहाग दिया है, अगर बच्चों की भी हत्या हो जाएगी तो हम आह नहीं भरूंगी, आपको समर्पित करती हूँ। आप उस आतताई से समझौता मत कीजिएगा। और उससे हमको काफ़ी प्रेरणा मिली और हम संघर्ष करते करते 2009 में हमारा सिंबल काट दिया गया। हम चुनाव प्रचार में थे प्रभुनाथ बाबू के, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश तुम्हारा सिंबल कट गया, अब क्या करोगे। हम आप जो आदेश दीजिएगा करेंगे। हम तो लोकसभा लड़ना भी नहीं चाहते थे, आपने मुझे लड़ाया तो हमने लड़ गया। जबकि वोट देना और प्राण देना दोनों बराबर था। उस पीरियड में लोगों ने मुझे 8 लाख रुपया चंदा वसूल कर दिया और 5 लाख रुपया खर्च हुआ, 3 लाख रुपया उन्हीं लोगों का दिया हुआ बच गया और हम लोकसभा के राह पर चले गए। खटिया छाप था, खटिया छाप, निर्दलीय प्रत्याशी थे। अच्छा, ये भी सुनने में आती है बात, अब आप इसकी पुष्टि करिएगा कि जो लोग आपको वोट देने जाते थे उनको रोडों पर भी घसीटा गया, मारा गया, कितनी सच्चाई है? हाँ, इसमें सच्चाई थी। उन लोगों के घरों में आग लगा दिया जाता था, उन लोगों को मारा पीटा जाता था। तो वंदना प्रेसी DM थी, उन्होंने हमको बुला कर कहा कि DM के नाते नहीं, एक बहन के नाते आपको हम सुझाव देना चाहूँगी कि आप सीमान छोड़ करके 1 महीना के लिए कहीं चले जाइए। तो हम अपने पत्नी को लेकर केदारनाथ बद्रीनाथ चले गए और 1 महीना के बाद आए तो उन्होंने कहा कि हम आपको काउंटिंग कराऊंगी और जब सर्टिफिकेट दूंगी तो आपको सुरक्षा भी दूंगी। तो उन्होंने मुझे सुरक्षा भी दिया और सर्टिफिकेट भी दिया। 2009 में विजयश्री को आप प्राप्त होते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार पहली बार लोकसभा में जाते हैं। उसके बाद आप बीजेपी में चले जाते हैं। बीजेपी में जाने का थोड़ा सफर बताइए। बीजेपी में जाने का हम चाहते थे कि बीजेपी हमको अपने में शामिल करें, हमको टिकट दे। लेकिन उस समय मंगल भैया जो हमारे सीमान के हैं,
वो नहीं चाहते थे कि हम बीजेपी ज्वाइन करें। और उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन हम धन्यवाद देंगे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कि उन लोगों ने मुझे शामिल भी किया और टिकट भी दिया, हम जीत कर भी गए। लेकिन 2019 में टिकट जेडीयू को चला गया। अब मैं यहाँ बता दूं कि पहली बार 2009 में आप निर्दलीय सांसद बनते हैं, 2014 में आपको बीजेपी से टिकट मिलता है, 2019 में बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाया और टिकट चला जाता है जेडीयू के खाते में। वहाँ भी इन्होंने धैर्य रखा और धैर्य के साथ इस बीजेपी संगठन के साथ चलते रहे और आज भी आप बीजेपी में ही हैं। एक कहावत सुनने में आता है सिवान के बारे में, वो बंजर ज़मीन ऊसर ज़मीन, क्या है थोड़ा उसको विस्तार से बताइए। देखिए, सिवान में जो माहौल था, न कोर्ट कचहरी सुरक्षित था, न अस्पताल सुरक्षित था, न कोई सुरक्षित नहीं था। जज साहब को भी जहर दे दिया गया था, पानी में पिला दिया गया था। जहर पीने के बाद जब उनको कोई कराया गया सदर अस्पताल में, तब जाकर उनका प्राण बचा। सिवान अपराधियों के गिरफ्त में था, रोज़ हत्या होती थी, रोज़ माँ बहनों के सुहाग उजाड़े जाते थे। लेकिन हम निर्भीकता का परिचय दिए और उस साम्राज्य को समाप्त करके फिर से राजेंद्र बाबू का सिवान, ब्रजभूषण बाबू का सिवान, द्रोणाचार्य का सिवान को सम्मानित करने का काम किए। अच्छा, एक और बात सुनने में आती है कि उस समय लोग नाम लेने में भी डरते थे। नाम लेने में डरते थे, उनका बात कोई नहीं करता था। लोग उनको एमपी नहीं साहब कह के बुलाते थे, और शायद वो भी धीरे से बोलते थे। वो लोग भी जोर आवाज में नहीं बोलते थे। तो हमने जब निर्दलीय लड़े तो हमने कहा कि आप लोगों ने अभी तक तो साहब चुना है, एक बार सेवक तो चुन कर देखिए कि सिवान के लिए हम क्या करते हैं। तो जब पहली बार जीत कर गए तो हाजीपुर से छपरा तक 4 लेन की स्वीकृति करवाए। आरपीएन सिंह उस समय कांग्रेस के रोड मिनिस्टर हुआ करते थे, हमारे बगल के थे, उनसे। और जब दूसरा बार जीत कर गए तो छपरा से सिवान होते हुए गोपालगंज का एनएच नितिन गडकरी जी से 1100 करोड़ रुपये की राशि 2 लेन की स्वीकृति करवाई। रोड दोनों बन करके अब हमको लग रहा है कि 2-4-6 महीना में बनकर तैयार हो जाएगा। तो हम लोग को पटना जाने में 1.5 से 2 घंटा लगेगा। अच्छा, एक बात है, लोग कहते हैं कि चुनाव जब आता है तो चुनाव के समय लोग जाति धर्म में बढ़ जाते हैं, लेकिन 2 चुनाव 2009 और 2019, इसमें आपने कहीं ना कहीं जात को और धर्म के बेड़ियों को तोड़ा है। निश्चित रूप से समीकरण जो लोग बनाते थे, उन समीकरणों को आपने तोड़ दिया है। निश्चित रूप से समीकरण जो बना एमवाई समीकरण बिहार में, उसमें सबसे पहले सिवान में एमवाई समीकरण टूटा और सिवान अमन चैन शांति, सारे व्यवसायी खुशी से अपना व्यवसाय करते हैं। सारे लोग सिवान जाते हैं, अपना दिन काम करके घर वापस आ जाते हैं। नहीं तो सिवान जाना आना वापस आना एक बहुत कठिन काम था। जब तक घर के लोग सिवान जाते थे, वापस नहीं आते थे, तब तक वो लोग डरे सहमे रहते थे कि हमारे घर के लोग गए हैं सिवान, कहीं कुछ हो न जाए। मान लीजिए कि बम चलेगा तो हमको गोली कोई मारेगा तो आप नहीं बचिएगा, उसी तरह के हादसा होती थी। विस्थापन वाली भी कोई बात थी क्या? हाँ, यहाँ से किसी पार्टी का झंडा नहीं लगता था जी। एक ओमकार मल सरैया थे, वहीं एक झंडा लगाए थे। वो अटल जी को, आडवाणी जी को साइकिल पर बैठा कर आरएसएस का काम करवाते थे जी। उनको कहा गया कि झंडा उतार दीजिए। उन्होंने कहा कि ना, झंडा तो नहीं उतारेंगे। तो कहा कि मरना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मरना कबूल करेंगे, लेकिन झंडा नहीं उतारेंगे। तो उनको 9 बजे सुबह उनके घर में हत्या कर दी जाती है। अच्छा। अब उसके बाद से उनके घर के लोग चले गए गुजरात में, जाकर अपना व्यवसाय करते हैं उनके लड़के। आपने विस्थापन को भी रोका। अच्छा, डॉक्टर साहब लोगों से इतनी रंगदारी मांगी जाती थी कि एक भूमिहारे समाज के थे। आइए थोड़ा आपका गांव भी आपके साथ हम घूमते हैं। महादेवा नर्सिंग होम जी। 2 लाख रुपया महीना का मांग किया गया। वो बेचारे कहे कि हम कहाँ से देंगे। गांधी मैदान के जस्ट बगल में उन क्लिनिक बनाए थे,
मर्द और औरत दोनों आदमी डॉक्टर थे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने दिल्ली जाकर अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिया, लेकिन सिवान छोड़ दिया। सिवान में पीटा इतनी मारपीट होती थी, इतनी हादसा होती थी कि लोग सिवान छोड़ देते थे। बना बनाया घर छोड़ करके लोग जाकर गोरखपुर में भाड़े पर रहते थे। अच्छा, कुछ गाड़ी वाली कुछ कहानी है कि किसी ने गाड़ी खरीदी, नई गाड़ी? नई गाड़ी खरीदी और गए मिलने के लिए साहब से, तो कहा जाता था कि अरे अभी तो हम खरीदे हैं, दिल्ली में हमारी गाड़ी है, तुम रख दो यहाँ, हमारी गाड़ी आएगी तब तुम लेकर जाना जी। तो लोग रख देते थे। राइफल बंदूक का लाइसेंस करवाते थे, कोई कहता था कि इसका शुरुआत कर दीजिए, रखो रखो, उस राइफल बंदूक को रखवा लेते थे अपने यहाँ। लाइसेंस अगले आदमी के नाम से? लाइसेंस अगले आदमी का नाम से था। तो इस तरह के हादसा हमने देखा है सिवान में। अच्छा, डॉक्टर साहब का आपने जिक्र किया, तो कुछ लोग हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। अभी पप्पू यादव जी जो हैं, उन्होंने सांसद रहते अपने यहाँ दिल्ली में लोगों के लिए काफ़ी सराहनीय काम किया, अनेक मंचों से उनकी सराहना हो चुकी है। बिहार में 2 ही सांसद ऐसे थे जी, जो अपने डेरे पर मरीजों को रखते थे, खिलाते थे, और उनके आदमी सुबह सुबह जाते थे एम्स में, सफदरगंज में, राम मनोहर लोहिया में अपने मरीजों का इलाज करवाते थे। एक ओम प्रकाश यादव, मैं वहीं आना चाहता हूँ, तो पप्पू यादव को लोग जानते हैं। कुछ लोग काम करते हैं, मुखर होकर काम करते हैं, और कुछ लोग केवल काम करते हैं, अपने काम की बात नहीं करते हैं। जबकि सिवान से बहुत सारे लोग हैं जो आपकी योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, आपने एम्स में या अन्य अस्पतालों में। सिवान में जब हम पहली बार जीत कर गए तो हम 3 लड़का रखे। एक मनु कुमार सिंह लड़का था, अभी हये है, शाहनवाज साहब के यहाँ रखवा दिए हैं उसको। दरामदा में उसका घर है। और एक लड़का मैरवा का था, उनको रखवा दिए हैं। रवि किशन जी जो MP हैं गोरखपुर के, उनके यहाँ रखवा दिए हैं। और एक लड़का BDC में जीत गया है जी। तो आज भी मेरा एम्स में काम वही लड़का देखता है, मनोज। आज के समय में आप सांसद नहीं हैं, आज के समय में अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलता है, कहता है कि हमें ये समस्या है, हमें अस्पताल में काम है, तो क्या उसका काम हो सकता है? हाँ, निश्चित रूप से उसका काम होता है। मनोज उसका कार्ड बनवाता है, डॉक्टरों से दिखाता है जी। और जो पैसा उपलब्ध कराना होता है, हम लोग प्रधानमंत्री राहत कोष से या मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा भी दिलवा देते हैं। जैसे आपको बता दें, अभी एक भूमिहार समाज के हैं, हम लोगों के बड़े अच्छे चाचा लगते हैं, उनका नाम है हजरपुर लालगढ़ के। वो बेचारे हार्ट के पेशेंट थे जी। हमने कहा कि चाचा ये ऑपरेशन वो चाहते तो पटना में भी करा सकते थे, कहीं भी करा सकते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, दिल्ली में हम कराए हैं। हम 5000 लोगों का हार्ट का ऑपरेशन कराए हैं। 5000 लोग ठीक हैं। डॉक्टर बिश्वई बहुत अच्छे आदमी हैं, आप उनके यहाँ चलिए। लेकर गए, 2 लाख रुपये का एस्टीमेट आया, 2 लाख रुपये उनको दिलवा दिए, 2 बोतल खून भी दिलवा दिए, उनका ऑपरेशन हो गया है। इधर से आइए। प्रकृति से आपको प्रेम है, देखिए इनके दरवाजे पे हरियाली है, सीढ़ी जब जाते हैं बहुत सुंदर लग रहा है। ये इस पे बैठ के बात करते हैं हम, थोड़ा सा देसी अंदाज में अच्छा लगता है, सोफा पे। और उस पे तो बहुत सारा इंटरव्यू होता होगा, आप बड़े नेता हैं। ना, हम नेता नहीं है, सिवान के बेटा हैं। समय दिया। आइए थोड़ा घर वाले फील में हम बात करते हैं। यहीं बैठा जाए? बैठिए। आप ये देखिए, गमला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको क्या लगता है कि 2019 में NDA के साथ जिनके सर पे जीत का सेहरा बंधा, 2024 में क्या वो लोकसभा का चौखट लांघ पाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार 16 श्रृंगार करके अगर घूम रहे हैं तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है, भारतीय जनता पार्टी को जाता है। हम लोगों ने 16 टिकट उनको दिए, जिसमें 5 टिकट सांसदों का काट करके देना पड़ा, तो हम लोगों ने दे दिया। जिसमें से एक आप भी हैं। जिसमें से हम भी हैं, और 16 का 16 जीत कर गए। इसके पहले नीतीश कुमार के मात्र 2 सांसद हुआ करते थे, एक नालंदा से और एक कटिहार से।
दोनों हमारे अच्छे मित्र हैं। नीतीश कुमार को बहुत महंगा पड़ेगा, चुनाव आने दीजिए, चाहे वह 24 का चुनाव लोकसभा का हो या 25 में विधानसभा का चुनाव हो। एनडीए के आगे गठबंधन से अलग होने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और हमको लग रहा है कि प्रधानमंत्री का सपना दिखाए हैं लालू यादव, वो भी सपना साकार नहीं होने वाला है, क्योंकि आज देश नरेंद्र मोदी की तरफ फिर से मुखातिब है और फिर से उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित भाव से काम कर रहा है। अब नीतीश कुमार जी की बात हुई, खैर उस पर चर्चा नहीं करना चाहिए, हालांकि उन्होंने इस पे माफ़ी मांग ली है। पहले आप कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी, फिर मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, स्वयं की निंदा करता हूँ। क्या मतलब हुआ? किसी को 2 थप्पड़ मार दीजिए, किसी का इज्जत लूट लीजिए, कहिए कि हम खुद की निंदा करते हैं। क्या ये उचित है? ये एकदम गलत बात है। लोग विधानसभा में जिस तरह द्रौपदी का चीरहरण किए, महिलाओं का अपमान किए, हमको नहीं लगता कि कोई सभ्य महिला उनको वोट देगी। तेजस्वी जी से हम कहना चाहेंगे कि आपने उसका विरोध नहीं किया, उनके घर के किसी लोगों ने विरोध नहीं किया। आप विरोध करते, नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करते तो बात समझ में आती, लेकिन आपने मुख्य दर्शक बन करके उस बात को सहन किया। इसका मतलब दोषी आप भी हैं। विरोध की बात पे एक बात मुझे याद आती है। धृतराष्ट्र के यहाँ सभा लगी हुई थी, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुशासन साड़ी खींच रहा था और सभी लोग देख रहे थे। कुछ वैसा ही सीन आपको नहीं दिखा विधानसभा विधान परिषद में सेम उसी तरह का सीन देखने को मिला। और जिसने सुना मुख्यमंत्री की आवाज़ को, बात को, देश और दुनिया स्वयं को लज्जित महसूस किया, शर्मसार हुआ। बिहार, गौतम बुद्ध का बिहार, महावीर का बिहार, अपने आप को अमर्यादित महसूस किया, कलंकित महसूस किया, शर्मसार हुआ। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। जिन महिलाओं को अपने पक्ष में लामबंद कर सत्ता की सीढ़ी पर चढ़े, हालांकि उसमें बीजेपी एनडीए का योगदान भी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, और उन्हीं महिलाओं को आप शर्मसार करते हैं, वो भी सदन से। क्या लगता है कि महिलाएं इन पे फिर भरोसा करेंगी? कभी भरोसा नहीं करेगी। और सारी की सारी महिलाएं हमारे पार्टी के एमएलसी अभी हैं, बेचारी रोते हुए सदन से बहिष्कार कर गई। इतना शर्मसार कभी सदन नहीं हुआ था। लालू यादव को कहा जाता है अनपढ़ है, गंवार है, लेकिन उन्होंने भी इस तरह अमर्यादित भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया अपने शासनकाल में। लेकिन उसको नीतीश कुमार ने करके बिहार को अपमानित करने का काम किया है, रक्तरंजित करने का काम किया है। माँ बहनों का जो अपमान किया है, माँ बहनें चुनाव आने दिया जाए, उसका बदला लेगी। 2024 को लेकर क्या लग रहा है? एनडीए फिर से सत्ता में वापस आएगी? निश्चित रूप से एनडीए सत्ता में वापस आएगी, क्योंकि एनडीए का मकसद है राष्ट्र को वैभवशाली राष्ट्र बनाना। विकसित भारत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी रात दिन काम करते हैं। एक गरीब घर के बेटे हैं। इनकी माँ दूसरों के घरों में जूठी बर्तन साफ करती थी, आज इनको पोस पाल करके, संस्कार दे करके, शिक्षा दीक्षा दे करके भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में भेज करके उन्होंने एक पुनीत काम किया है देश के लिए। हम तो नरेंद्र मोदी को और उनके माता पिता को भी कोटि कोटि नमन और वंदन करना चाहेंगे कि धन्य है वह माता पिता की इस तरह का संस्कार इन लोगों ने दिया। आज भारत अगर वैभवशाली राष्ट्र बना है, आप देखिए दूसरे देशों का क्या हालात है। हमने जो हमारे यहाँ 200 वर्ष शासन किया इंग्लैंड, उसको पछाड़ करके 5वां स्थान पर हम लोग आ गए हैं। अब बहुत जल्द हम लोग 3रे स्थान पर आने वाले हैं। आर्थिक जीडीपी के हमारा बहुत जल्दी ग्रोथ होने वाला है। अच्छा, 2019 में जब टिकट कटा आपका, अफसोस हुआ कुछ? कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि हम जब आए तो सिवान स्टेशन पर 35-40 हज़ार लोग हमको रिसीव करने गए थे और सब लोगों का मकसद था कि हम लोगों को फिर से निर्दलीय लड़ना चाहिए। हमने कहा कि नहीं, देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी के रूप में, उसके साथ काम करना है। जिसको भी पार्टी टिकट दी हम लोग जिता कर भेजने का काम किए, कहीं इफ वोट नहीं किए।
और वो लोग सदन में जाकर नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करना चाहिए था। नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत कर जाने वाले लोग फिर से नरेंद्र मोदी का विरोध करने का काम किए। चुनाव आने दीजिए, फैसला जनता कर देगी। अच्छा, 2024 को लेके सिवान लोकसभा में क्या समीकरण बन रहे हैं? देखिए, हम समीकरण की बात नहीं करते हैं। हम सभी जाति को प्यार देते हैं, सभी जाति को सम्मान देते हैं। सभी जाति के लोग मुझे अपना बेटा समझते हैं, भाई समझते हैं। तो समीकरण कोई काम नहीं करता है। समीकरण बनाने वाले लोग पटना में जो हैं MY समीकरण बनाए थे, 2 बार हारे ना। उनकी पत्नी, शाहबीन साहब की पत्नी, यही सिवान है। अच्छा, आप अपनी साफ छवि, सहज प्रवृत्ति के लिए लोकप्रिय हैं। कुछ लोग जो हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, जैसे जल्दी पॉपुलर हो जाना है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब कोई पद मिले तो कद को छोटा कर लेना चाहिए। हजारों बार ट्रेन में हम नीचे सोकर गए हैं, अपना सीट अपने मरीजों को दे दिए हैं। उन लोगों से कहना चाहेंगे कि इस तरह भाषा का प्रयोग न करें जिससे कि कोई सुनने वाला लज्जित महसूस करे और अपमानित महसूस करे। जहाँ तक लोकप्रियता की बात है, जनता लोकप्रिय बनाती है, जनता लोकप्रियता समाप्त करती है। फैसला तो जनता का, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। RJD ने क्या दिवंगत शहाबुद्दीन साहब के फैमिली को अलग थलग कर दिया है? ये तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और हमारे समझी लगते हैं विधानसभा स्पीकर जो हैं, उन लोगों ने उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। लेकिन फैसला जनता करेगी। उनके भविष्य का क्या हर्ष होगा, पार्टी क्या निर्णय लेती है। अभी किसी दल ने कोई टिकट की घोषणा नहीं किया है। घोषणा होने दीजिए, फैसला जनता करेगी। एक सत्य है, चिरंतन सत्य कह सकते हैं इसको। बिहार में बीजेपी जो है नेतृत्व विहीन है। इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या कारण है कि इतने सालों में सत्ता में रहने के बाद भी बिहार में एक मजबूत नेतृत्व नहीं मिला? देखिए, हम लोगों के महरूम नेता अटल जी पटना में आकर के घोषणा किए कि बिहार में नीतीश कुमार हम लोगों के नेता होंगे। उसके बाद से परंपरा चली आई, उनका सीट कम रहता था। उसके बाद भी भाजपा अपना सहयोग दे करके बराबर उनको मुख्यमंत्री 5 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हमेशा के लिए भाजपा का दरवाज़ा नीतीश कुमार के लिए बंद हो गया है। चुनाव आने दीजिए। हम लोग नेता पैदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर नेता बनाती है। हमको लग रहा है कि अगला चुनाव में हम लोग नेतृत्वहीन नहीं रहेंगे, नेतृत्व सामने रहकर चुनाव लड़ेंगे। 100% बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, एक और सवाल है। महागठबंधन में जाने के बाद, महागठबंधन के साथ जब इन्होंने गठबंधन किया माननीय नीतीश कुमार जी ने, उसके बाद क्या नीतीश कुमार जी कमज़ोर और तेजस्वी यादव जी मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं? निश्चित रूप से नीतीश कुमार का पॉपुलैरिटी घट रहा है और तेजस्वी बढ़ रहे हैं। चूँकि इन्होंने वादा किया था कि हम, लेकिन हमको लग रहा है कि जो वादा किए थे तेजस्वी यादव, उस वादा पर खरा नहीं उतर रहे हैं। लेकिन चलिए, पूरा नहीं, कुछ हद तक तो नौकरी इन लोगों ने दिया है। लेकिन नौकरी देने में भी इन लोगों ने दूसरे राज्यों को बुला करके भी नौकरी देने का काम किए हैं। शिक्षक की बहाली में इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता है कि नौकरियां देने के बाद से तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई है। दोनों आदमी एक दूसरे को मजबूरी में घूंट रहे हैं। नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री होने वाले नहीं हैं, और तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं कि जब तक इनके साथ रहेंगे हम मुख्यमंत्री नहीं होंगे।
लेकिन एक समय है, एक मजबूरी है, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लेकर के इन लोग आपस में समझौता करके सरकार चला रहे हैं। फैसला जनता करेगी। 2024 से पहले नीतीश कुमार जी की घर वापसी हो सकती है क्या? नहीं, हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाज़ा उनका बंद हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व कह रहा है। फैसला तो नेतृत्व को लेना है। एक कटु सत्य है और कड़वा सवाल है जो मैं बिहार के और देश के तमाम नेताओं से पूछना चाहूँगा, और चूँकि आप बीजेपी केंद्र में सत्तारूढ़ दल के पार्टी के हैं, पूर्व सांसद भी हैं, तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बिहार के माथे पे पलायन का जो काला टीका लगा है, बेरोजगारी का जो काला टीका लगा है, आपने देखा होगा कि जब छठ पूजा होता है, दिवाली और छठ, उसके बाद होली, इसमें लोग ट्रेनों में भर भर के आते हैं, ठूस ठूस के आते हैं। ऐसी कोई योजना क्यों नहीं बनती कि पलायन न हो? देखिए, कुछ दिन पहले हम लोगों के नेता बड़े भाई आदरणीय शाहनवाज साहब को उद्योग विभाग का मंत्री बनाया गया। जी। उद्योग विभाग का चर्चा पूरे गांव-गांव में, शहर-शहर में होने लगा। उन्होंने एक योजना शुरू किया कि हम 10 लाख रुपया देंगे, जिसमें 5 लाख रुपया माफ़ रहेगा, सब्सिडी रहेगा, और 5 लाख रुपया 1% इंटरेस्ट पर। हमारे यहाँ भी पूरी पारदर्शिता के साथ उन्होंने उसका आवंटन किया। उसमें कुछ लोग मिठाई का दुकान किए हैं, कुछ लोग कुर्सी टेबुल पलंग बना रहे हैं। तो एक तो बेरोजगारी दूर हुई, मजदूरों को मजदूरी मिली। तो इस तरह की योजना और नहीं है महागठबंधन के पास। उन्होंने कई कारखाने शुरुआत भी किया, उद्घाटन भी किया। एक तो उद्घाटन में हम गए भी थे, गोपालगंज में इथेनॉल का फैक्ट्री बैठाए थे, उस उद्घाटन में हम भी थे। नीतीश कुमार और लालू यादव को इस सब से कोई मतलब नहीं है। पलायन लोग कर रहे हैं, आ रहे हैं, जात के नाम पर हमको वोट दे रहे हैं। बेरोजगारी और शिक्षा से आपने देखा होगा, यही बिहार है जहाँ चरवाहा विद्यालय खोला गया था। जी। चरवाहा विद्यालय में आज काहे नहीं फिर से खोल रहे हैं लालू यादव? अब कुछ लोग जागरूक हो गए हैं, पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। अब लोग समझ रहे हैं कि चरवाहा विद्यालय में पढ़ाएंगे हमारा लड़का लड़की तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकती। तो ऐसे स्थिति और परिस्थिति में अब बिहार की जनता को तय करना है कि हमारा नेता कौन हो। अच्छा, प्रशांत किशोर जी बड़ा मुखर होकर कोई बात कहते हैं। प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि आप यादव के हितैषी हैं, तो क्यों नहीं एक रैंडम व्यक्ति किसी को भी उठा के यादव समाज से आप उसको सीएम बना देते हैं? लालू यादव का मोह और प्रेम सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है। उनको देश और दुनिया प्रदेश से कुछ लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा कि उन्होंने जो भी घोटाला किया हो, चाहे जो भी रिश्वत लिया हो, अपने परिवार और अपने बेटा बेटियों के लिए लिया। लालू यादव जब जेल जाने लगे तो उस समय मुख्यमंत्री थे। वो चाहते तो किसी दूसरे यादव के मुख्यमंत्री बना करके जाते तो बात समझ में आती कि लालू जी यादव के हितैषी हैं। लेकिन इन्होंने अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर, किसी दूसरे यादव पर इनका विश्वास भी नहीं है। इनके साथ के रहने वाले हैं रामकृपाल यादव जी, उनसे हमारी अच्छी, हमारे साथ उनके साथ हम रहे हैं सांसद में। ये आदमी अपना छोड़कर किसी और को सोचता ही नहीं है। वोट देने के बाद, जब वोट देने का समय आता है, वोट देने के समय फिर ऐसा क्यों माहौल बन जाता है कि हम अपने जात विशेष को ही वोट दें, तभी कल्याण? यही एक बात है कि बिहार पिछड़ते चला जा रहा है। वोट एक महत्वपूर्ण पर्व होता है। वोट जोग आदमी को दिया जाता है, जो जाए तो उसका काम करे, दुख सुख का साथी बने, एक मजबूत नेतृत्व दे, सबको साथ लेकर चले, कल कारखाने लगाए। लेकिन हमको लग रहा है कि
30 वर्षों से नीतीश और लालू यादव का सरकार चल रहा है ना बिहार में, एक कारखाना का नाम बता दें ये लोग दोनों आदमी मिल करके कि जिसका ओपनिंग ये लोग किया हो, ऐसा कुछ नहीं। और एक भी योजना नहीं बनाए पढ़ने लिखने के लिए। हमारे यहाँ के बच्चे दूसरे प्रांतों में जा कर के शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बढ़िया विद्यालय था। यहाँ जब किसी लड़के लड़की का एडमिशन हो जाता था तो वहाँ के माता पिता अपने आप को धन्य महसूस करते थे कि हमारा लड़का बिहार प्रांत में भारत में पढ़ता है, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता है। लेकिन उस विद्यालय को भी चौपट करने का काम इन लोगों ने किया। बातें और भी है, सवाल और भी हैं, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, समय सीमा होती है। आपने भी अपने कीमती समय से हमें समय दिया। और भी मुद्दे हैं जिन पे हम विस्तार में अगले अंक में बात करेंगे। आपने हमको समय दिया, हम बता उसके लिए दें, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी जब सांसद नहीं थे उसके बाद भी बगल के सांसद हैं और पावर मिनिस्टर हैं RK सिंह, उनसे मिल करके हमने 5 करोड़ रुपया लाए हैं CSR का पैसा, और यहाँ दलित वर्ग के बच्चियों को पढ़ने के लिए उसमें 17 AC लगा है। जाकर कभी देखिएगा, VMH हाई स्कूल के कैंपस में बना है, और भव्य भवन 3 मंजिला बनकर तैयार है। काम करने वाला का नियत साफ होना चाहिए, जाति और पार्टी में नहीं पड़ना चाहिए, तब न बात समझ में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। जुड़े रहें और देखते रहें। समय देने के लिए दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।